मैं पहले जांच करवाती हूँ और मुझे लगता है कि सही मायने में वो पीड़िता है तो मैं डटकर सामना करती हूँ, चाहे उसके ससुराल वाले हों, चाहे प्रशासन के लोग हों या कोई भी कदावर लोग हों। हम जैसे लोग अगर महिलाओं के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं महिलाओं का दर्द समझती हूँ। मैं कई बार फैमिली कोर्ट में भी जाके जज साहब से भी खड़ी हो गई हूँ, सामने लड़ गई हूँ। और मेरा ये नारा भी है कि औरत है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, यम से भी टकरा जाए तो मौत भी उससे हारी है। तो औरत पुरुष से नहीं है, पुरुष औरत से है। औरत पुरुष की जन्मदाता है, जननी है। मैंने बीकानेर तक लोगों पे 376 लगवाई है उनके गलत कार्य के कारण। स्टैंडर्ड 350 रुपये हुआ करता था। नेत्री थी, इमरती देवी के नाम से जानते हैं, आप भी समझते हैं। वो दिल्ली में बैठ जाती थी संसद भवन पर और सिलेंडर लेकर और प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट करती थी। तो आज वो आवाज़ें कहाँ चली गई? आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। गरीब इंसान तो मेरे ख्याल से अब स्कूटर चलाने योग्य नहीं बचा। नमस्कार, मैं इस समय आगरा में हूँ और मोहब्बत की नगरी आगरा कही जाने वाले ऐसा शहर में इस समय मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, वरिष्ठ समाज सेविका आगरा और सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल जी से लाइव जुड़ चुका हूँ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय, किस तरीके से लगातार महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती आ रही हैं। आपको बता दूँ, इनका परिचय, महिलाओं की आवाज़ लगातार पूरे आगरा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई दबाने का प्रयास करता है तो उनके साथ में शबाना खंडेलवाल जी अवश्य खड़ी होती हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं सीधी। स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और मेरी सेना का नाम सशक्त सेना है, मगर उसको अब क्योंकि ड्रेस कोड हमारा पीला है तो सशक्त पीली सेना के नाम से लोग जानते हैं। और मैं कांग्रेस की एक सिपाही भी हूँ। मैम, पहला सवाल है मेरा आपसे कि लगातार ये एक राजनीति, समाज सेवा का दूसरा एक रूप है, किस तरीके से आपने इस राजनीति को चुना अपने कैरियर में? देखिए, मेरा शुरू से मकसद रहा था कि महिलाओं के लिए लड़ना, महिलाओं के अस्तित्व की बात करना, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ना। जो जगह जगह महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, उनकी थानों में सुनवाई नहीं होती है, स्कूल में, कॉलेजों में, ऑफिसों में जो उनको पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ मेरा एक मिशन था कि मैं कुछ करूँगी। और मैंने जब राजनीति में मैं आई शादी से पहले से, तब भी मैंने महिला कांग्रेस को चुना, मेन कांग्रेस में नहीं। उसके बाद मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी रही, जनरल सेक्रेटरी रही, उत्तर प्रदेश में तमाम पदों पर हम रहे। महाराष्ट्र बॉम्बे के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश के हम प्रभारी रहे। उसके बाद फिर भी मुझे लगा कि अभी कुछ कमी है और हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तब मैंने सशक्त पीली सेना का गठन किया। उसको अभी 4 साल ही हुए हैं और 8 मार्च को हमने उसकी शुरुआत की थी और उसके बाद निरंतर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 10-12 हज़ार महिलाओं का संगठन है। धीरे धीरे हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपना काम शुरू करते जा रहे हैं और हमने पाया कि हम बहुत ज़्यादा इस सेना के थ्रू लोगों की, महिलाओं की मदद कर पा रहे हैं। मैम, संगठनों की बात की जाए, अगर सेनाओं की बात की जाए तो महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत है, बहुत सारे संगठन चला रही हैं। क्या अलग विषय है आपका? मैंने देखा है लगातार आप चर्चाओं में रहती हैं और ऐसी कोई भी प्रताड़ित महिला हो जिसको न्याय ना मिला हो, ऐसा मैं शायद नहीं समझता। आपने जिसका मुद्दा उठाया उसका सॉल्व भी हुआ। किस नज़रिए से और किस अलग तरीके से आपने इसमें पहल की है? देखिए, मेरा मकसद पैसा नहीं है, धन ऐंठना नहीं है और निर्भीकता से मैं सामने प्रशासन के खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ। और मैं जो महिला सही होती है, मैं पहले जांच करवाती हूँ और मुझे लगता है कि सही मायने में वो पीड़िता है तो मैं डटकर सामना करती हूँ, चाहे उसके ससुराल वाले हों, चाहे प्रशासन के लोग हों या कोई भी कदावर लोग हों। मैं उनके लिए लड़ती हूँ क्योंकि मेरे अंदर आत्मसम्मान है और मैंने आज तक निस्वार्थ लोगों की मदद की है। कभी उसमें पैसे को नहीं आने दिया। अपने पास से मैं हज़ारों रुपए का डीजल खर्च करती हूँ और लोगों की जाके मदद करती हूँ। वो उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है
निर्भीकता भी मिलती है और संतुष्टि भी। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। कहा जाता है, एक नारा है कि नारियाँ पुरुषों से कम नहीं हैं, ये कहावत है इतिहास में हमारे में। लेकिन अगर बात की जाए कई आंदोलन को मैंने आपके सोशल मीडिया पर देखा है, ये इतनी हिम्मत आपके अंदर जब कहाँ से आती है, जब आप एक पुलिस वाला अधिकारी हो या कोई आगे वाला व्यक्ति हो जो गलत हो, उससे आप एक तरह से कहते हैं गद्दावर नेता जो पहचान होती है उस तरह से भिड़ जाती हैं आप, ये हिम्मत इतनी कहाँ से आती है? देखिए, आपने शायद मेरी सेना का लोगो नहीं देखा, उसमें भी दहाड़ती हुई शेरनी है जी। और वही मेरा नेचर है। मैं गलत का साथ कभी नहीं देती, इसलिए ये कॉन्फिडेंस, ये निर्भीकता मेरे अंदर है। ईमानदारी से काम करती हूँ, पैसे की मैंने कभी कोई दलाली नहीं की, लोगों की मदद करती हूँ। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग अगर महिलाओं के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं महिलाओं का दर्द समझती हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने देखी हैं, सुनी हैं और उनके साथ मैं खड़ी हुई हूँ। और आज वो महिलाएं अपना जीवन यापन अच्छे से कर रही हैं, उन्हीं फैमिलियों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। और जहां हमें लगता है कि वो उनका जीवन वहां काटना मुश्किल है, तो हम वो फैसले भी कराते हैं। मैं कई बार फैमिली कोर्ट में भी जाके जज साहब से भी खड़ी हो गई हूँ, सामने लड़ गई हूँ कि क्यों महिलाएं चक्कर काटें। सालों साल महिला थानों के चक्कर या कोर्ट के या फैमिली कोर्ट के या परामर्श केंद्र के चक्कर महिलाएं क्यों काटें। पुरुष आते हैं 100, 200, 500 रुपये दिए और लंबी डेट लेके चले गए, मगर सफ़र कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। तो मैं महिलाओं से कहती हूँ, और मेरा ये नारा भी है कि औरत है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, यम से भी टकरा जाए तो मौत भी उससे हारी है। तो औरत पुरुष से नहीं है, पुरुष औरत से है। औरत पुरुष की जन्मदाता है, जननी है, और हम सिर्फ उनको देवियों के रूप में नहीं पूछ सकते कि बाहर हम अपमान करें। और अगर औरत दुर्गा है तो काली का भी रूप है। तो मैं भी अपने आप को उसी का कहीं एक कड़ मानती हूँ, काली का। और जहाँ भी कुछ गलत होता है मैं विनाश करने के लिए उतारू रहती हूँ। मैम, अगर बात की जाए, बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर बात की जाए वर्तमान राजनीति पर, तो क्या लगता है जिस तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं, आप महिलाओं के साथ में अत्याचार ले लीजिए, डेली आप अखबार में पढ़ते हैं रेप कांड ले लीजिए, या कहीं भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आज क्या देखती हैं? देखिए, निर्भीकता हमें उन महिलाओं के दिल में लानी पड़ेगी और बहुत बदलाव भी आ रहा है। अभी 8 मार्च को मुझे एक नेशनल चैनल ने सम्मानित भी किया था, दिल्ली में भी अभी सम्मानित किया था राजपथ न्यूज़ चैनल ने। निर्भीकता हमें उनके दिल में लानी पड़ेगी, निडरता हमें उन्हें सिखानी पड़ेगी। प्रशासन, पुलिस किस लिए? हमें ये नहीं कहना है कि आपको 5 बजे के बाद पुलिस थानों में नहीं जाना है। महिला अगर पीड़ित है, दुखी है, तो वो भागकर कहाँ जाएगी? थाने ही तो जाएगी। और जब हमारे रक्षक ही अगर भक्षक के रूप में हम समझेंगे, उनके पास अपनी पीड़ा लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर तो बाहर जंगल राज है। मैंने यहीं की लड़ाई नहीं लड़ी है, मैंने बीकानेर तक लोगों पे 376 लगवाई है उनके गलत कार्य के कारण, है ना। मैंने मेरठ में FIR कराई, मैंने बरेली में मैं लड़ी, मैंने लखनऊ में जाके महिलाओं का संघर्ष किया, जहाँ भी, और आगरा, फतेहपुर सीकरी तो अनगिनत है। तो जहाँ भी मुझे लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी महिलाएं तो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो कानून की चीज़ें जानती नहीं है, बारीकियां नहीं जानती, और उस पर अगर हम थानों में कार्रवाई नहीं करते। मैं बड़े अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने थानों को थोड़ा सा फटकार लगाएं, डांट लगाएं कि महिलाओं को खाली हाथ ना भेजें, महीनों महीनों चक्कर ना लगवाएं, तत्काल उनकी FIR हो और कार्रवाई हो। जैसा कि मुझे कल कप्तान साहब से मिलके थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब कुछ अच्छा होने जा रहा है आगरा में, जो उनकी हमने विचारधारा जानी। तो इसी तरह से अगर अधिकारी भी साथ देंगे और हम लड़ने के लिए मौजूद हैं, तो लोगों को, महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। मैम, एक सवाल और है हमारा, अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, जो चौकी थाने होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है। महिला कांस्टेबलों की संख्या इतनी कम है कि अगर कोई पटायत महिला और पीड़ित महिला जब अपनी शिकायत करने आती है, तो कहीं ना कहीं
जो उसकी पीड़ा है वो उसे नहीं बता पाती है सिपाही को, जो उसे महिला कांस्टेबल को बतानी चाहिए। Yes. तो क्या लगता है इस मामले को लेकर इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा हुआ है कई बार। हम तो फिर भी ये कहेंगे कि हम सिर्फ मिशन शक्ति की बात नहीं करेंगे। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमें नहीं देना है, हमें महिलाओं को आगे भी बढ़ाना है। चाहे वो किसी भी फील्ड में, जिसमें भी वो हिम्मत रखती है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस में भी महिलाओं की भागीदारी, मैं कहती हूँ, प्रियंका जी कहती है ना, जैसे 40% तो क्या 50% होनी चाहिए महिलाओं की भागीदारी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी महिला के साथ गलत हुआ, 376 की धारा है, वो अपनी अपमानित बातें या अपने साथ जो गुजरा है वो कैसे किसी को बताएं। अभी आपको मैं बताऊं कि एक केस पीलीभीत का है। वहाँ क्या हुआ कि जब मैं उस महिला को लेके पहुंची, एफआईआर दर्ज हो गई डीजीपी साहब के आदेश पर। उसके बाद जब वो महिला पहुंची तो तमाम मीडिया के लोग बैठे हुए थे और एसओ साहब ने बड़े घमंड के साथ कहा, हाँ भाई बताइए क्या हुआ था, आप घटना दोहराइए कि आपके साथ क्या हुआ था। मैं वहीं मौजूद थी। अब आप सोचिए कि वो लज्जित हो रही थी महिला, कैसे बोलेगी अपने अपमान की बातें, उसके परिवार के लोग हैं, उसके समाज के लोग हैं, उसके शहर के लोग हैं। तब मैंने एसओ साहब को कहा कि एसओ साहब रुकिए 1 मिनट, ये कोई तरीका नहीं है कानून व्यवस्था के कि आप 20 लोगों के बीच में उस महिला के साथ गलत हुआ, ऊपर से बार बार अपमानित अगर पुलिस करेगी तो वो कहाँ जाएगी, आत्महत्या पे, सुसाइड करने पे उतारू हो जाएगी। तब उन्हें समझ में आया कि वो माहौल क्या है और उन्होंने सबको बाहर भेजा। और मैंने बोला लेडीज़ कांस्टेबल बुलाइए, उससे उसके सामने बात कीजिए। तब ये हुआ। तो ऐसी घटनाएं अनगिनत होती हैं। महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस करती हैं, घबराती हैं, कमज़ोर होती हैं। उसी के लिए मैं बाकायदा उनका हाथ पकड़ के बैठती हूँ कि अब लीजिए बयान आप करिए। तो ये लड़ाइयाँ हैं और अभी ये तो चलती रहेंगी, हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है पुलिस चौकी थानों में महिलाओं की बढ़ोतरी होनी चाहिए? इसका मतलब बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि पुलिस प्रशासन पे मैं कोई शंका नहीं करती, कोई उंगली नहीं उठाती, क्योंकि प्रशासन पे हमारा पूरी तरीके से भरोसा है। पुलिस हमारी रक्षक है। हम पुलिस वालों को हर समय दोषी नहीं बता सकते, बस थोड़ा सा उनको बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ा सा महिलाओं के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हर दर्द में पुलिस ही तो हमारे साथ खड़ी है। बस अगर वो महिलाओं की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें, उनकी मुश्किलों को समझना शुरू कर दें, महिलाओं की बढ़ोतरी हो जाए पुलिस महकमे में, तो मेरे ख्याल से ये समस्याएं जल्दी निबट सकती हैं। जितने भी ये पहलू हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं। अगर राजनीति चाहे तो शिक्षा, समाज सेवा या सुरक्षा सभी को बढ़ावा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या लगता है, सुरक्षित है या असुरक्षित हैं? अब आप देखिए कि ये बयान मुख्यमंत्री जी का है और वहीं उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष का बयान ये है कि महिलाओं को 5 बजे के बाद थानों में अकेले नहीं जाना चाहिए। जाएं तो अपने पति के साथ जाएं या अपने बेटे या भाई किसी के भी साथ जाएं। तो ये सवालिया निशान तो उन्होंने पुलिस के ऊपर उठाया है, उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर उठाया है। तो बेहतर जवाब तो वही दे सकती हैं कि जब महिलाएं थानों में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी ये कैसे मिशन शक्ति की बात करते हैं। हम तो मानते हैं कि पुलिस के पास हम जाके सुरक्षित हैं, मगर वहीं उन्हीं की नेत्री का ये मानना है कि सुरक्षित नहीं है, तो ये जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा ना। अगर बात की जाए, लगातार महिलाओं को लेकर और गर्ल्सों को लेकर ये सवाल उठाया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मिशन शक्ति। महिलाओं को लेकर लगातार कहीं ना कहीं संगठन या सरकारें मिशन चलाती रहती हैं। क्या आप एक महिला हैं, आप अच्छी तरह से समझती हैं, क्या एक 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद महिलाओं को चौकी थाने में जाते हुए कैसा महसूस होता है? क्या उन्हें डर लगता है? आप महिलाएं, आप इस तरीके को बता सकती हैं। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है कि हम थाने में जाएंगे तो हम वहाँ महफूज हैं और हमारे साथ जो पीड़ाएं, जो दुख हम झेल रहे हैं, वहाँ जाकर अगर हम उनको अधिकारियों को बताएंगे तो हमें मदद मिलेगी, हम सुरक्षित होंगे। हम तो चाहते हैं कि लड़कियों को, बेटियों को आज़ाद परिंदों की तरह छोड़ देना चाहिए। जो भी प्रतिभाएं, हर बात में, हर मुश्किल में औरत ही क्यों डरे, वो ही क्यों कमज़ोर पड़े, क्यों हमें कमज़ोर साबित किया जाता है, क्यों मिशन शक्ति की बात कर कर हमें डराया जाता है कि बाहर नहीं जाना है, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद क्यों नहीं जाएंगे हम थाने। अगर जिन बच्चियों के जो बाहर पढ़ती हैं, अपने परिवार से दूर रहती हैं, शादी नहीं हुई है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, तो क्या वो दूसरे दिन का इंतज़ार करेंगी कि नहीं अब तो 6 बज गए, हम नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे? तो ये सोच क्यों?
हमें तो निर्भीकता सिखानी है अपनी बच्चियों को, बेखौफ होके। क्यों हम निर्भया कांड को लेके लोगों को डराते रहें? क्यों हम जो अभी हाथरस वाला कांड हुआ था, क्यों हम लखीमपुर वाले कांड को लेके हम डराते रहें? हमें लड़ना सिखाना है, लड़कियों को मजबूत बनाना है, तभी हमारा भारत सफल हो पाएगा। एक सवाल और मैं कहीं ना कहीं आगरा का ही है, 2-3 दिन पहले की घटना है। एक इको गाड़ी सवारों ने एक लड़की को खींचने का प्रयास किया। उस लड़की ने साहस दिखाते हुए उसका कॉलर पकड़कर गाड़ी वाले को वहीं रोक लिया। तो वहीं पुलिस ने लड़की से 4-5 घंटे पूछताछ की और उसके परिवारजनों को भी थाने में रहना पड़ा। कहीं ना कहीं यही वजह है कि कहीं पुलिस केस में ना गिर जाएं, इसलिए मध्यम परिवार के लोग इस को लेकर आगे नहीं बढ़ाते हैं बात को। बेशक, ये इसके लिए तो हम भी बोलते हैं कि जब रोड एक्सीडेंट होते हैं, कोई ऐसा हादसा होता है, तो पुलिस को जो फ़ोन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को, या बता रहा है, या कोई साहस का काम कर रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ना कि हम उसको या उसके परिवार को कटघरे में खड़े। मैंने कहा ना कि थोड़ी सी चीज़ें पुलिस प्रशासन को बदलनी पड़ेंगी। अगर ऐसी चीज़ें बदलेंगी तब लोग निर्भीकता से आगे आएंगे, लोगों की मदद करेंगे। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, एक हिंदुस्तान कॉलेज का लड़का था, जो शायद मैंने शेयर भी नहीं किया क्योंकि ये सब चीज़ें मैं शेयर नहीं करती। उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी में चढ़ते में वो गिर गया और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि बचना मुश्किल था। वो लड़का महज 22 साल का होगा। तो जहाँ ये काली का मंदिर है दैनिक जागरण की तरह, उसके सामने वो लोग रहते हैं। मैं गाड़ी से कहीं निकल रही थी, मगर हालांकि मुझे ब्लड देख के डर लगता है, फिर भी मैं उठी क्योंकि मुझे लगा इस बच्चे को ज़रूरत है। वो बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसके घर वालों को फ़ोन किया, उन्हें बुलाया मौके पे और उस बच्चे को उस हॉस्पिटल तक छोड़ कर आई जहाँ उसके परिवार वालों ने बोला था। तो ये हिम्मत लोगों में तब आएगी जब पुलिस उनको परेशान करना बंद करेगी, उनको बल्कि धन्यवाद बोले कि आपने इस घायल व्यक्ति की मदद की, उसको ज़िंदा बचाने में उसकी मदद की, उसको धन्यवाद करना चाहिए। मैम, अगर कोई महिला पीड़ित है तो आपसे संपर्क किस तरीके से साध सकती है? मेरा गूगल पे भी है, मैंने यूट्यूब पे भी है और मैंने अपने नंबर दे रखे हैं। किसी को भी अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो ये प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि कभी ज़रूरत ही ना पड़े और सुरक्षित रहें बेटियां, महिलाएं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरा नंबर 9897040195 है, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल है हमारा, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। अभी प्रियंका गांधी जी ने कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लॉन्च की हैं, उसमें महिलाओं के लिए काफ़ी हद तक योजनाएं हैं, स्मार्टफोन, स्कूटी योजनाएं, बहुत सारी योजना हैं। क्या कहना चाहेंगी प्रियंका गांधी जी के लिए? हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की भागीदारी की बात की है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी ये पहल की थी, राहुल जी का भी ये सपना था और स्वर्गीय राजीव गांधी का भी ये सपना था कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं और उन्होंने ये खूबसूरत पहल की है, तो हम समस्त महिलाओं में एक उत्साह है। 40% की चुनाव में भागीदारी की बात की है, उन्होंने स्मार्टफोन देने की बात की है ताकि बच्चियों को कोई भी ऐसी मुश्किल आए तो तत्काल अपने घर वालों को सूचित कर सकें। उनको स्कूटी देने का उन्होंने वादा किया है कि अगर हम आएंगे तो हम ज़रूर देंगे। 20 लाख रोज़गार देने की बात की है युवाओं को। बिजली के बिल हाफ़ करने की बात की है उन्होंने। किसानों को जो 2500 रुपये धान गेहूँ खरीदना पड़ता है उसको 400 रुपये उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की हैं। 5-7 प्रतिज्ञाएं ली हैं जिसके तहत कल प्रतिज्ञा यात्रा आ भी रही है। तो उन्होंने जो कहा है हमें पूरा यकीन है कि उस वादे को निभाएंगे। एक अंतिम सवाल राजनीति को लेकर है। जब कांग्रेस सरकार थी तब यही लोग ये कह रहे थे कि महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, महंगाई सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ महंगी है, हर ग्रामीण क्षेत्र में रसोई का खर्चा महंगा है। लेकिन 70 सालों की कांग्रेस सरकार की और ये 10 सालों में बीजेपी सरकार की तुलना में आप किसे महंगा और किसे सस्ता मानती हैं? देखिए, अब यहाँ तो मुश्किल ये है कि बंदा अगर सच बोलेगा तो देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा, कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। खुलेआम मंचों से ये धमकाते हैं। अभी कल डिबेट का भी मैं आपको भेजूंगी, धमकाया गया है।
तो इस तरह की चीज़ें। मगर जब सिलेंडर 350 रुपये हुआ करता था तब आपने देखा होगा भाजपा नेत्री थी, आजकल लोग उनको हमारे यहाँ या और जगह इमरती देवी के नाम से जानते हैं, आप भी समझते हैं। वो दिल्ली में बैठ जाती थी संसद भवन पर और सिलेंडर लेकर और प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट करती थी। आज वो खामोशी क्यों है? आज महिलाएं तो वो भी हैं, घर में चूल्हा तो उनके भी जलता है, सिलेंडर पे ही खाना बनता है, मेरे ख्याल से तो चूल्हे पे नहीं बनता होगा। तो आज वो आवाज़ें कहाँ चली गई? आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, गरीब इंसान तो मेरे ख्याल से अब स्कूटर चलाने योग्य भी नहीं बचा। तो हमें लगता है कि किया तो है भाजपा ने, मतलब जितनी मेहनत करके हम 2021 में आए, उन्होंने 40 साल पीछे कर दिया हमें, तो काम तो कर रहे हैं वो, तो इसलिए हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। उन्होंने सिलेंडर का दाम बढ़ाया, उन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, सब्जियों के दाम बढ़ाए, तो लोगों के लिए थोड़ा तो किया उन्होंने, ये तो हम क्या कहेंगे। लगता है बदलाव देखेंगे आप आने वाले समय में? बदलाव हो जाएगा? निश्चित तौर पे होगा बदलाव। देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव करने वाला है वो जनता है। जनता से बड़ा निर्णायक कोई नहीं होता। तो ये फैसला जनता का है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, हर दुख सुख में खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो लखीमपुर का केस हो, चाहे जो भी हो, प्रियंका जी कुलियों के साथ भी खड़ी हैं। जहाँ भी जो मुश्किल में उन्हें नज़र आ रहा है, अभी आगरा भी आई थी, तो वो अपना ईमानदारी से पूरा वर्क कर रही हैं। अब फैसला जनता का है, जो भी जनता का निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। बदलती राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, बदलने की ज़रूरत जनता को भी है, क्योंकि हम बहुत भ्रमित हो चुके हैं। मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अब हमें इससे निकलना पड़ेगा। हम आज की पीढ़ी के लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। जो गायों की बात करते हैं वो आज गौशाला में जाके लोग सर्वे कर लें। मैं जनता से भी अपील करती हूँ, उन गायों को आप खाना तो दे नहीं पा रहे हैं, भूख से कंकाल हुई जा रही हैं, और आप इल्ज़ाम देने की बात करते हो। तो जब तक जनता निर्णय नहीं लेगी, इन चीज़ों से ऊपर नहीं जाएगी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बदलाव नहीं आएगा। अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर? देखिए, होप तो सबको होती है और हमें भी है कि जनता फैसला हमारे हक में करेगी। फिर भी जनता का फैसला सर्वोपरि होगा, और हमें ये उम्मीद है कि चाहे जो आए, बस भाजपा ना आए, क्योंकि बहुत पाखंड, बहुत झूठ, लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, इन सब चीज़ों से उब चुके हैं। इनके नेताओं से आप बात करिए। मैं कहती हूँ ना कि आप इनसे सवाल करिए, इनसे कहिए कि पाकिस्तान नहीं आएगा, हिंदुस्तान नहीं आएगा, गाय गोबर नहीं आएगा, मंदिर मस्जिद नहीं आएगा। इसके अलावा वो बहस कर लें तो आप देख लीजिएगा वो पहले हाथ जोड़ देंगे, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी तो बहुत सारे प्रोपोगंडा बाकी हैं। अभी तो देखिए, गली गली में आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे, गली गली में लोग पकड़े जाएंगे, लगातार धाराएं लगाई जाएंगी। अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है, चुनाव नज़दीक है। बिल्कुल सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमारे साथ इस समय मौजूद थी कांग्रेस नेत्री शबाना, जो महिलाओं को लेकर लगातार आगे आ रही हैं। आपको बता दें कि जो महिला पीड़ित होती है उसकी आवाज़ को लगातार उठाती रहती हैं। इनकी एक सेना है, सशक्त पीली सेना, और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कोई महिला आपके क्षेत्र में पीड़ित है और उसकी सुनवाई पुलिस चौकी, थाने या किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो आप शबाना खंडेलवाल जी से संपर्क अवश्य करें। गूगल पर सर्च करें सशक्त पीली सेना, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस के मिल जाएंगे। उन कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबरों पर आप संपर्क करके यूट्यूब, गूगल, किसी भी चीज़ पर आप डालिए सशक्त पीली सेना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी और पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। आप संपर्क करें और किसी भी पीड़ित महिला से, अगर आपके क्षेत्र में भी कोई आसपास पीड़ित महिला है तो इनसे अवश्य मिलवाएं, क्योंकि कहा जाता है कि महिला देवी का रूप होती है। अगर महिलाएं नहीं होती तो शायद इस सृष्टि की रचना ही नहीं होती। हमें अपने आसपास और पूरे देश की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महिला ही है जो इस देश की सबसे बड़ी होनहार मातृशक्ति है। जय हिंद, जय भारत।